हेलो एवरीवन, सबको केमजिन पर स्वागत है। मैं हूं निमेश देवनाथ और आज जिस चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं वो एक केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में अब केमिकल काइनेटिक्स के मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन जिस पे कोई भी केमिकल चेंज दिखने को मिलता है, वो चेंज कितने टाइम पर मिलेगा, कितने समय जाने के बाद हमारा चेंज दिखने को मिलेगा, वो कौन सी चीज़ के बारे में रिलेट करने को मिलता है, मतलब टाइम के साथ प्रोडक्ट्स मिलना, रिएक्टेंट घटना और ढेर सारी घटना इस केमिकल काइनेटिक्स के स्टडी के बाद आपको मिलेगा। पहले के टाइम पे क्या होता है, जो साइंटिस्ट था, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर थर्मोडायनेमिक स्टडी से रिएक्शंस फिजिबल होना, मतलब रिएक्शन होना ना होना वो पता चलता था। लेकिन कितने देर पर जाने के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो पता चलने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स का साइंटिस्ट ने सोचा था। तो इस वजह से केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में हम कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो कैसे टेम्परेचर, कैसे आपको रिएक्शंस का फैक्टर डिसाइड, मतलब रिएक्शंस होना कितने टाइम पे बाद होना, कम टाइम पे, ज़्यादा टाइम पे, वो सारे कंसंट्रेशन और प्रेशर के वजह से भी चेंज दिखने को मिलता है। तो इस तरह की घटना जो घट रहा है केमिकल रिएक्शन पे, उसके लिए रेट काइनेटिक्स स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। पहले तो हम बोले थे केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स स्टडी था। पहले थर्मोडायनेमिक्स हम जानते थे, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एक ब्रांच जो आपको रिएक्शंस का हीट एक्सचेंज होना, बहुत सारी घटना बताता है। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, डेल जी, पहले तो थर्मोडायनेमिक्स बताया था, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होना मतलब डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होना, ज़ीरो से मतलब डेल जी नेगेटिव होना, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तब कोई भी रिएक्शन जब डेल जी नेगेटिव होता था कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फिजिबल, मतलब रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है। तो इस तरह थर्मोडायनेमिक्स स्टडी था। बट केमिकल काइनेटिक्स स्टडी क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कितने टाइम पे ख़त्म होगा, कौन सी स्पीड पे ख़त्म होगा, वो डिसाइड करने के लिए काइनेटिक्स था। जैसे कि डायमंड हम जानते हैं, डायमंड, तो डायमंड को ग्राफाइट पे कन्वर्ट करना ज़रूरी था। ग्राफाइट का जो पेंसिल आता है, हम जो ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो ग्राफाइट का पेंसिल होता है। तो डायमंड से ग्राफाइट जो कन्वर्जन होता था वो बहुत ही फिजिबल रिएक्शन तो था। थर्मोडायनेमिक्स से बताया डेल जी नेगेटिव था, फिजिबल तो हो रहा है, बट कितने टाइम पे, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बहुत ही लॉन्ग टाइम रिएक्शन कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इस वजह से क्यों हो रहा था, उसका काइनेटिक स्टडी करना ज़रूरी था। काइनेटिक स्टडी करके पता चला वो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्पैक्ट होता है, कार्बन कार्बन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। इस वजह से इसका तोड़ना, बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था। उसलिए टेम्परेचर फैक्टर आता था, टेम्परेचर हाई करना पड़ता था। वो कैसे हम लोग पता करे थे, उस काइनेटिक स्टडी से। केमिकल काइनेटिक्स ने बताया उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, तभी उस बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकते हैं और हम ग्राफाइट को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे काइनेटिक स्टडी हमको मिला है और हम बहुत सारी रिएक्शंस का स्टडी करके उसका बहुत ही केमिकल ने चेंज कौन सी चीज़ पे डिसाइड कर रहे हैं वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी सारे रिएक्शन है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, एक्वस मीडियम है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस मिक्सचर ऐड करेंगे तब बहुत ही कम समय पे इस वाला आयोनिक रिएक्शन से, बहुत सारे आयोनिक रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन से मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दिखने को मिलता है, कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट दिखने को मिलता है, और सोडियम नाइट्रेट एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है आपको। तो इस तरह की रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। NCERT भी बोला था, जैसे बहुत सारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस वजह से फास्ट रिएक्शन मिलता है, फास्ट रिएक्शंस भी मिलते हैं। तो इसका स्टडी भी देखने को मिले। और भी सारी रिएक्शंस है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है आपके नेचर पे ऐसे तरह बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए स्लो प्रोसेस। अब जानते हैं बहुत सारे दिनों के बाद आयरन को रखने के, खुला हवा पर रखने के लिए क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है।
क्योंकि मॉइस्चर एयर की वजह से उस पर एक लेयर बन जाता है आयरन का, फेरिक ऑक्साइड का होता है, फेरस ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला फर्स्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शंस हो जाता है, कार्डियोइड मिल जाता है। आप इसको लैब पे भी कर सकते हैं। वो तो लैब पे प्रोसेस जो बहुत दिनों के रखने की वजह से मिलेगा आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो तुरंत मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे वो जो एक मॉडरेट टाइम पे मिलता है, जैसे कि सुक्रोज का इन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है। इन्वर्जन, सुक्रोज एक केन शुगर है, इसको इन्वर्जन रिएक्शन मतलब सुक्रोज से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलना जो रिएक्शन है वो स्लो प्रोसेस होता है। सुक्रोज स्लो प्रोसेस होता है, मतलब इतना भी स्लो प्रोसेस नहीं होता, इससे ज़्यादा स्लो होता है, बट लेकिन मिल जाएगा, कुछ 1 घंटा 2 घंटा में मिल जाता है, बहुत ही कम समय लगता है। बट इस सबसे स्लो प्रोसेस कौन वाला है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो मिल जाता है। इन्वर्टेज एक एंजाइम की ज़रूरत होता है, वो और फास्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को। इन्वर्जन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज जो रोटेशन है वो सॉल्यूशन का रोटेशन और इस सॉल्यूशन रोटेशन इन्वर्ट हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटर तो लिवर रोटेटर, ऐसे इन्वर्जन दिखने को मिलता है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के चैप्टर पे आएगा। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसके बाद जो स्टडी केमिकल काइनेटिक्स ने बताया, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन से रिमूव करते हैं, स्लो रिएक्शन मॉडरेट टाइम पे भी हो जाता है। इससे आपको कैसे पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो आज आप जो शुरू करने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जानना है, कैसे लिखना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स, जैसे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, सो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ही है केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर रिएक्शन से प्रोडक्ट दिखने को मिलता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है। पता करने के लिए आपको कैसे कन्वर्ट रिएक्शन, केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा आपको, पहले आपको इनिशियल टाइम कैसे पकड़ना है। इनिशियल टाइम को जहाँ पर t = 0, मतलब टाइम बंद हो गया नहीं, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्टेंट जैसा है वैसे ही रह गया, ठीक है। इनिशियल टाइम = 0, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इनिशियल टाइम P1 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। अभी रिएक्टेंट का R1 कॉन्सेंट्रेशन है 0 टाइम पे, ठीक है। अभी टाइम कुछ देर जाने के बाद फाइनल टाइम ले ले, फाइनल टाइम जहाँ पर t कुछ समय जाने के बाद, कितना समय जाने के बाद पकड़ लीजिए, T1 टाइम जाने के बाद, तो इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन कुछ घटेगा क्या, नहीं, मतलब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बना तो है प्रोडक्ट पे, इसके वजह से रिएक्टेंट घटेगा। तो इसके वजह से रिएक्टेंट पकड़ लीजिए, कंसंट्रेशन R2 मिला है आपको, प्रोडक्ट कुछ बनेगा, लेट से P2 बना है आपका। तो आप बताइए रिएक्टेंट घटा है, प्रोडक्ट बना है, जिस टाइम पे बना है वो टाइम क्या है, T1 टाइम, फाइनल टाइम। पहले इनिशियल 0 टाइम पे था, T1 टाइम जाने के बाद वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हुआ है, मतलब कितना टाइम जाने के बाद, D1 टाइम जाने के बाद रिएक्टेंट घटा है, प्रोडक्ट बढ़ा है। हर समय टाइम के साथ रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। याद रखना, पूरा चैप्टर इस फेनोमेना पे चलेगा, पूरा काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उसका एक्सप्रेशन भी आपको निकालना है, ठीक है, धीरे धीरे। तो फाइनल टाइम मिल गया आपको P2 टाइम। अब बताना इसका रिलेशन क्या होगा, R1 कॉन्सेंट्रेशन और मैं बता रहा था R2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। R1 का पहला टाइम पे था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा था रिएक्शन कंसंट्रेशन। जब टाइम T1 जाने के बाद उसका कंसंट्रेशन घटेगा, तो इस वजह से आप जो बाकी रह गया वो कितना कम होगा, तो R1 कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा ही होगा। सो प्रोडक्ट के क्या नेचर होगा, दोनों का रिलेशन
ऑब्वियसली पहले टाइम पे 0 t इक्वल टू 0 टाइम पे प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था, तो P1 ऑब्वियसली P2 बड़ा होगा P1 से, सो P2 बड़ा है P1 से। मतलब अब टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटना बढ़ना, इससे हम एवरेज रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। आपको उसको लैंग्वेज की तरह हमको लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ही नहीं है, लैंग्वेज है। इसको तो हम पहचान सकते हैं ना धीरे धीरे आपको, बट उसका फेनोमेना पहचानने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन रेट, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंस लिखिए, रिएक्टेंस विथ टाइम क्या हो रहा है, डीजीपीआर हो रहा है, रिएक्टेंट विथ टाइम डीजीपीआर हो रहा है। और कर सकते हैं आप, कंजम्पशन हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम्स, डीजीपीआर और कंज्यूम्स हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट समय के साथ कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप रिएक्टेंट चेंज कितना मिल रहा है, डेल्टा आर कैसे मिलेगा, डेल्टा आर फाइनल माइनस इनिशियल करना है, R2 माइनस R1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे है, माइनस इनिशियल, डेल्टा आर मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। T1 टाइम पे क्या था, ज़्यादा था कम था, R2 कम R1 ज़्यादा था, तो ये वाला क्या टाइम आएगा, नेगेटिव टाइम आएगा कि नहीं, ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव टाइम। तो विथ टाइम मतलब रिएक्टेंस विथ टाइम डीजीपीआर, तो पर रेट मतलब पर टाइम रिएक्टेंट कितना डीजीपीआर हो रहा है, वो है रेट ऑफ डीजीपीआरेंस। ठीक है, अब पता चला कैसा कॉन्सेप्ट आता है, कैसे आता है अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब R2 माइनस R1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम पहले T1 था, पहले टाइम T था जो इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इसका पता चलता है आपको, T1 टाइम भी लिख सकते हो बिकॉज T 0 था, तो इसका मतलब डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर जो नेगेटिव आएगा, ठीक है, डेल्टा आर बाई T1, ठीक है, वो वाला नेगेटिव आएगा। डेल्टा आर कैसा आएगा, जो वैल्यू कुछ आएगा तो वो तो नेगेटिव आएगा, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कम्स टू बी नेगेटिव बिकॉज रिएक्टेंस विद टाइम ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम डिक्रीजिंग। एक्चुअली ऐसा आता है क्यों डिसअपीयरेंस नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ भी देख सकते हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा P शुड बी पॉजिटिव, मतलब P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, मतलब डेल्टा T मतलब T होगा, T1 ही होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा P आएगा वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। डेल्टा P मतलब रेट ऑफ, यहाँ पर आएगा रेट ऑफ, यहाँ पर डिसअपीयरेंस था वो फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन को कह सकते हो और अपीयरेंस भी कह सकते हो, अपीयरेंस और फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस P2 माइनस में फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा P बाई T1, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। सो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस विच इंडिकेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्टेंट्स का घटना रेट और प्रोडक्ट्स का बनना रेट, वो रेट ऑफ रिएक्शन का डिसाइड करता है। एक्चुअली एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो अभी बताएंगे, पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आपको मिले, आपको सॉल्व करने के लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। पकड़ लीजिए एक रिएक्शन है जहाँ पर A और B रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होता है C। तो यहाँ पर कैसे लिखना है मैंने बताया, ये वाला क्या है, रिएक्टेंट्स है, इस साइड का रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है टाइम के साथ, रिएक्टेंट्स के लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट्स है, वही वाला क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्टेंट का घटता है। तो इस वजह से क्या लिखना पड़ता है आपको, मैं बता रहा था एक वाला, और ये मैंने बताया था रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट,
इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या था यहाँ पर मैं बताता तो क्या लिखता, माइनस dr/dt, ठीक है, ऐसा लिखता, ठीक है ना। ये वाला तो चेंज मिला है आपको, इसको dr/dt मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा वाला बिग चेंज, स्मॉल चेंज के लिए dt के लिए मैं स्मॉल चेंज के लिए लिखना हो, ठीक है, माइनस dr/dt। प्रोडक्ट वाला क्या था, dp/dt, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव आता, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाला क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये वाला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और दोनों इक्वल होंगे इस टाइम पे, जिस टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट पे कन्वर्ट है, जिस टाइम पे हो रहा है, जिस टाइम इंटरवल पे हो रहा है, वो उस टाइम के लिए इस एक्सप्रेशन का रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इक्वल होता है, वो रेट ऑफ एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लिख रहा हूँ, आपको देखना होगा कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, गौर करेंगे आप सभी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर ए ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके, जो रिएक्टेंस के साथ होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, तो इसके लिए डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस डी और एक वाला कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी वाला भी रिएक्टेंट है, सेम होगा, माइनस डी ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन एट दैट dt टाइम, ठीक है, रेट पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। सो यहाँ पर आएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन, और जैसे कि प्रोडक्ट है इस वजह से प्रोडक्शन, और अपीयरेंस भी बोल सकते हो आप। क्वेश्चन पे आपको प्रोडक्शन दोनों टाइम देखने को मिलता है, तो इस वजह से मैं दोनों लिख दिया। पॉजिटिव पे लिखना है, हमेशा पॉजिटिव पे लिखना है, dc/dt हमें बता दिया था पहले कॉन्सेप्ट, क्यों पॉजिटिव आता है क्यों नेगेटिव आता है, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन अपीयरेंस dc/dt फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो तीनों को रेट आप समान लिख सकते हैं क्योंकि टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो तीनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी, क्या एक्सप्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि माइनस dA/dt दैट इज डिसअपीयरेंस ऑफ A which is equal to डिसअपीयरेंस ऑफ B माइनस dP/dt, ठीक है, which is equal to the appearance rate of appearance of product C। सो ये वाला क्या होगा, dC/dt, दैट्स करेक्ट। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। ऐसे देखना है, कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट वाला नेगेटिव रखना है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर भी रिएक्टेंट है माइनस dP/dt, प्रोडक्ट वाला पॉजिटिव रखना है dC/dt। यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो सभी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इस वजह से यहाँ पर कोई ऐसा वाला चेंज नहीं मिला। अभी मैं बताऊंगा स्टोइशियोमेट्री चेंज होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ एक्सप्रेशन भी चेंज आएगा, वो और एक एग्जांपल के साथ दिखाएंगे। पहले इसको नोट करो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेशन रखना है, और इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, मैं बताऊँगा। बट यहाँ पर तो सभी का मोल्स, स्टोइशियोमेट्रिक मोल सेम है, 1 1 1 1 1 रिएक्ट करके 1 प्रोडक्ट बना है, तो इस वजह से सेम यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल रहा है। स्टोइशियोमेट्रिक चेंज करेंगे तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो। तो अभी और एक एक्सप्रेशन रिएक्शन देते हैं और उसको बताना, एक कॉमन एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको पता चल जाता है। चलो ये बताना, इसको लिख लेते हैं, इसका वाला गैस भी है, ये वाला गैस भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखने वाला, 2H है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा लिखना, ट्राई करो, पहले ट्राई करने के बाद बताना आपका सही है कि गलत है, ठीक है। सो इसका क्या होगा, पहले तो ये वाला रिएक्टेंट पहचानो, प्रोडक्ट पहचानो, रिएक्टेंट ये वाला है, प्रोडक्ट ये वाला है, आपको उसको उल्टा करके भी दे सकता है, बट जैसा दिखा है लिखा होगा सवाल पे ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्टेंट है ये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट ये वाला है, तो इसका स्टोइशियोमेट्री सेम है कि नहीं है, क्योंकि 2 है, यहाँ पर 1 1 है, पहले वाला 1 1 1 था,
ये वाला सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर स्टोइकोमेट्री चेंज हुआ है, मतलब रेट ऑफ एक्सप्रेशन भी चेंज हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सिमिलरली आपको स्टोइकोमेट्री पे ध्यान ही नहीं देना है, पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन का लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, एक्सप्रेशन लिखना है, स्टोइकोमेट्री बाद में पुट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, पहले रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा मतलब माइनस आएगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का विद टाइम घटेगा, मतलब रेट ऑफ disappearance of HI, this will be written as like this. नेक्स्ट हाइड्रोजन की क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन APR होगा dt, ओके, ए पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आयोडीन का सेम होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर प्रेशर के टर्म पे भी हो सकता है, ठीक है, प्रेशर पार्शियल प्रेशर, मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहा हूँ, प्रेशर भी टाइम के साथ हो सकता है। सवाल पे प्रेशर बोलेंगे तो इसका प्रेशर ए वाला है, इसका प्रेशर ए वाला है, इसका प्रेशर ए वाला है, वो भी हो सकता है ATM पे, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे ही लिख रहा हूँ, आपको सवाल पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों दिखने को मिल सकता है। तो ये वाला भी पॉजिटिव है। अभी क्या करना है, स्टोइकोमेट्री चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर 2 1 1 है, ठीक है। क्या चेंज होगा, जहाँ जिस पे 2 है क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वही वाला, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा। पहले वाला में क्यों लिखा नहीं था, बिकॉज तीनों सेम था, इस वजह से नहीं लिखा था। यहाँ पर तीनों अलग अलग है, मतलब 2 तो सेम है, ये वाला अलग है, तो इस वजह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसको 2 से डिवाइड करना है। जो स्टोइकोमेट्री यहाँ पर मिला है, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट, इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के नीचे लिखना है, डिवाइड करके 2, इसको 1 डिवाइड करना है, इसको 1 डिवाइड करना है। मतलब क्या मिल रहा है आपको, वो ऊपर चला जाएगा, मतलब हाफ लिखना है तो माइनस DHI बाई DT इजिकल टू, सेम ही रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, मतलब ये वाला सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चेंज दिखने को क्या मिला है आपको, इस चेंज यहाँ पर हाफ मिला है, माइनस पॉजिटिव है, तो मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। और भी एक शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है, तो कॉन्सेप्ट है। तो 2 है, उसको हाफ 1 अपॉन लिखना है, रेसिप्रोकल करके लिखना है, 2/1 1/2 उल्टा हो जाएगा। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखने को मिलेगा उसको उल्टा करके देखना है। चलिए और एक करके देख लेते हैं, जल्दी होगा। 2A फॉर्म्स 5B फॉर्म्स 3C, इसका लिखना ट्राई करो पहले। इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन कैसा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो है उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है। ये वाला क्या होगा, माइनस DA/DT, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे है, इक्वल टू, यहाँ पर 5 है मतलब 1/5 DB/DT, माइनस होगा कि नहीं, यस माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड भी है, इक्वल टू 1/3 DC/DT, यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे है। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है। क्या मिल गया आपका आंसर से, तो आप सीख चुके हैं, रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना शुरू हो गया, रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अभी जाते हैं कुछ सवाल के बारे में, तो थोड़ा सा लेवल अप करने के देखते हैं। आपको मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के दूंगा, आपको बताना है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड मिलाकर रिएक्शन लिखना है, ठीक है। वो वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ सवाल भी करेंगे। एवरेज रेट ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाना, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, पकड़ लीजिए, मैं दे रहा हूँ आपको -3/2, तो माइनस का भीतर ले जाता हूँ, -DA/DT 5/3 DB/DT इजिकल टू 2 -DC/DT इक्वल टू 4/3 ओके DQ/DT लिखना, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिला है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऐसा है, ठीक है।
तो which one of the following is correct reaction for the above rate of reaction? Okay, which one is the correct reaction for the above expression of rate, the above rate of reaction, for the above rate of reaction? ऐसा उल्टा करके भी आपको सवाल MCQ आ सकता है, आता ही है, लेकिन आपको बेसिक मालूम होना चाहिए थोड़ा। Which of the following is the correct reaction for the above rate of reaction expression? ठीक है, तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको करना है। चलिए लिखो। पहला ऑप्शन ऐसा मिला आपको 2/3, ठीक है, ए 3/5, ठीक है। ओके, आपको मिला है हाफ सी, ठीक है, ठीक है। पहला तो ऐसा है, दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखो जल्दी, मेरे साथ कर भी लीजिए। आप तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसको लिखकर आप, मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी दिखने मिलता है आपको, ऐसा एक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको मैं दिखा सकता हूँ एग्ज़ाम के पहले। 2/3, ठीक है, ठीक है, ऐसा मिला आपको चारों ऑप्शन। इस तरह के रिएक्शन मिलेगा आपको। रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, आपको चूज करना है, ठीक है। 2/3, ठीक है, बताना से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले कमेंट पे आंसर कर लिख लो, फिर बताना, आकर सॉल्व करके कमेंट पे लिखो, ठीक है। मैं इसके बाद लिखूँगा आंसर का कौन सा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था स्टोइकोमेट्री से कोफिशिएंट कैसे ऑपरेट करना है। सीधा क्या कर देना, उल्टा करके लिखना है, ठीक है, उल्टा करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। लिख लिया? तो मैं बताऊँ कैसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला पहले तो माइनस वाला टर्म चूज़ करो, क्योंकि रिएक्टेंस पहले लिखना है। माइनस वाला टर्म मतलब रिएक्टेंस समय के साथ घटना है, तो माइनस वाला टर्म पे पहला नज़र जाना ज़रूर, फिर पॉजिटिव वाला टर्म आएगा। माइनस मतलब रिएक्टेंस, तो मैं लिख लेता हूँ A प्लस C दोनों रिएक्टेंट पे होगा, B प्लस Q जो आपको प्रोडक्ट साइड पे नज़र आना ज़रूरी है। यहाँ पर A प्लस C, यहाँ पर A वाला भी करेक्ट नहीं है, A प्लस C, A प्लस C, A प्लस B, A वाला भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट पहला नज़र आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बाकी रहे यहाँ पर 2 ऑप्शन। तो इसके बाद आपको क्या देखना है, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट दिखना ही है, मैंने बताया था। इसको रिएक्टेंट रेट भी लिख लेते हैं, चलिए इसको करके दिखना है तो करके दिख लेते हैं। तो A प्लस C, B प्लस Q, तो माइनस dA/dt तो आप इस टर्म की वजह से आप लिख लिया, माइनस dC/dt इस टर्म को लिख लिया, रिएक्टेंट साइड P प्लस Q लिख भी लिया। अब इसका उल्टा करके लिखना है, मैं क्या बताता, उल्टा करके लिखना है। पहले वो क्या था 2/3, जब इसका लिखा था टर्म लिखा था तो उसका नीचे आ गया था, वो ऐसा था, वो कैसा था 3/2 था, मतलब 2/3 था, लिखने के पहले 2/3 था, ऐसा था 2/3 था। तो
उल्टा कर लिखने की वजह से 3/2 मिला आपको, ठीक है ना। रिएक्टेंट मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर पे था, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था 2/3 था। तो मैंने जब -dA/dt लिखा था तो इसका नीचे क्या था 2/3, जो ऊपर जाकर 3/2 मिला है आपको। इस एक्सप्रेशन 3/2 कैसा लिखा था, ऊपर जाने के बाद लिखा है। तो आपको क्या पकड़ना है, आपको 2/3 पकड़ना है। तो यहाँ पर 2/3 मिलेगा। सीधा क्या करना है, उसको उल्टा करके लिखना है। तो 3/2 था, 2/3 होगा। सिमिलरली सी वाला 2/1 था, यहाँ पर हाफ होगा, तो हाफ लिख लो। यहाँ पर तो 2 है, मतलब ये वाले ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला क्रॉस। तो देख लो प्रोडक्ट में क्या होगा, dB/dt 5/3 था, 3/5 होगा, 3/5 मिल गया आपको 3/5। यहाँ पर 4/3 है, 3/4। मतलब जो डिनोमिनेटर पे था वो उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर उल्टा करके सॉल्व करके लिखा है। आपको ऐसा नहीं दिया ना, यहाँ पर 3/2 लिखता तो 2/3 लिखता तो आपको पता चलता तो सही है, 2/3 जैसा है ऐसा ही लिखता, बट आपको उल्टा करके मिला है आपको, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन आंसर होगा जो थर्ड ऑप्शन वाला करेक्ट होगा, ऐसा देखने को मिलता है। चलिए और एक सवाल कर लेते हैं, तो आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये अच्छा सवाल था, कभी कभी मिलता है ऐसे रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिख के आपको चूज़ करना होता है कौन सा वाला करेक्ट होता है। आपको डी ने उल्टा करके लिखना है सभी टाइम, ठीक है। चलिए एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, एक्सप्रेशन है तो बता सकते हैं ये वाला कौन सा प्रोसेस है, हेवर्स प्रोसेस है जिससे एमोनिया बनता है। बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल मेथड जिससे एमोनिया बनता है। तो इस मेथड पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको बता रहे हैं सवाल पे, ठीक है, सवाल पे क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इज, पकड़ लीजिए 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट है, मोल लीटर, मतलब मोलर पर सेकेंड इनवर्स, मतलब मोलर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं। मतलब इसको तोड़ के लिखेंगे तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। प्रेशर एटीएम के रिस्पेक्ट पे लिखते तो एटीएम से, जो प्रेशर पे जब टर्म आएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन पे लिखेंगे तो इस वजह से मोलर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा लिखा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इज 6 मोलर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, इफ रेट ऑफ कंजम्पशन इज दिस देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया आपको बताना है कितना आएगा, कितना मोल, कितना ऐसे लिखना है मोलर सेकेंड इनवर्स, ये वाला टर्म मोलर पर सेकेंड का है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया कितना होगा आपको पता है, कंजम्पशन मतलब कितना खर्च हो रहा है, ये वाला कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब डिसिपियर हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एमोनिया कितना होगा। सवाल समझ में आ गया। पहले तो सवाल समझना ज़रूरी है, पहले तो फिजिकल पे सवाल को समझ लिया तो सवाल सॉल्व हो जाता है। समझना पहले इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल आ चुके हैं, बहुत ही MCQ पे दिखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या देखना है, कंजम्पशन मिला है, रेट मिला है, तो आपको पहला ही क्या देखना है, आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है। पहला क्या देखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है, नाइट्रोजन घट रहा है मतलब माइनस आएगा, बन रहा है क्या होगा 1/3 होगा कि नहीं, स्टोइचोमेट्री रेसिप्रोकल करके लिखना है, डी ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज घट रहा है, क्या बन रहा है हाफ, यहाँ पर एमोनिया कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर नेगेटिव मिला है कि नहीं, नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे है एमोनिया, प्रोडक्ट साइड पे पॉजिटिव होता है। ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा इस हेवर्स प्रोसेस पे, इस
एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन दिखने को मिले। आपको कौन सा पता है? रेट ऑफ कंजम्पशन और हाइड्रोजन इज 6 मोल, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला 6 है। बताए रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब ये वाला टर्म इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करने के बाद 1/3 6 है, ये वाला रेट ऑफ कंजम्पशन, पूरा टर्म कंजम्पशन के लिए 6 वैल्यू है, इक्वल टू हाफ dNH3 dt। ठीक है, क्या आएगा ये वाला कंजम्पशन? सो रेट ऑफ कंजम्पशन आएगा यहाँ पर 3 2 कटेगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 आएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फुल टर्म रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बता रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4, ये वाला आंसर क्या आएगा? 4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं? सीधा इक्वेट करना है, कौन सा वाला टर्म आपको निकालना है, कौन सा वाला टर्म आपको क्वेश्चन पे बता रहा है, उसको पकड़ना ज़रूरी है। 1/3 आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कंजम्पशन बता रहा था 6, तो इसको मैंने बैठा दिया यहाँ पर 1/3 × 6। हाफ है रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकालना है, तो हाफ को इंटू करेंगे, 2 से 7 2 2 = 4, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन 4 मोलर पर सेकेंड। सीधा सवाल सॉल्व हो गया। इतना सवाल आ सकते हैं, इसको एवरेज टाइम के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, निकालो। तो यहाँ पर तो ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। आपको एक चीज़ पता चल रहा है क्या? नहीं। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल रहा है। यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन बता रहा था, यहाँ पर टाइम बता देता हूँ। तो टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ पे कैसा रिएक्टेंट्स कैसा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, मैं इसको रिएक्टेंट्स लेके चल रहा हूँ। रिएक्टेंट समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है समय के साथ। यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है, ऐसे करके घट रहा है। ठीक है, ऐसे घट रहा है टाइम के साथ, धीरे धीरे। पहले 0 पे ज़्यादा था, धीरे धीरे घट रहा है। प्रोडक्ट के साथ उल्टा हो जाता है। प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम प्लॉट कर रहा हूँ, तो इस पर क्या होगा? ऐसे बढ़ेगा। धीरे 0 टाइम पे कम था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे चेंज देखने को मिलता है। तो कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मैं बता रहा था डेल्टा आर रिएक्टेंस और डेल्टा टी हमेशा नेगेटिव जा रहा है। ये वाला नेगेटिव आता है क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना। यहाँ पर मैं 2 टाइम ले रहा हूँ, T1 T2। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 है, T2 टाइम है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, R1 होगा T1 टाइम पे, R2 होगा। अब बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? R1 T1 टाइम पे जब टाइम कम था, टाइम ज़्यादा निकलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, वैल्यू कम है, मतलब नेगेटिव चेंज आएगा। ये वाला क्या आएगा? नेगेटिव चेंज है, डेल्टी। ये वाला एवरेज रेट बताएगा। ये वाला क्या हो रहा है? एवरेज रेट। ये वाला ही तो हम लिख रहे थे, माइनस, ये वाला स्मॉल पे था, -dR/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला एवरेज रेट का रिएक्टेंट था। जब डेल्टी 0 के बराबर, क्लोज टू 0 हो जाएगा, तब हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बोलते हैं, तब इंस्टेंटेनियस रेट के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अभी तो एवरेज रेट के कॉन्सेप्ट पे चले। आपको बताएगा क्वेश्चन पे T1 टाइम पे इतना था, इतना टाइम पे इतना प्रोडक्ट बना है, तो आपको निकालना है, बस सीधा इसको नेगेटिव करना है, मतलब डिफरेंस पकड़ना है, तो आपको पहचान सकते हो, इसको सॉल्व ईजी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब थोड़ा सा कम, इतने टाइम पे, जहाँ पर डेल्टी चेंज बहुत ही लगभग 0 टाइम पर चेंज हो रहा है, तब इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ही कम होगा। यहाँ पर स्लोप निकलना है बस। तो ऐसे करके पूरा रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो चैप्टर का जो पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट को, रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, आज यहाँ पर ख़त्म हुआ। और फिर ऑर्डर कैसे लिखना है, और भी कैसे केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चलता है, कैटलिस्ट के साथ, टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन के साथ, वो फिर और सारे लेक्चर्स पे आएंगे। इतना तक आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं ऐसे एक लेक्चर के साथ, तब तक के धन्यवाद।